दोस्तों स्वागत है आप सभी का। दोस्तों अपन डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की कंप्लीट केमिस्ट्री, जिसमें ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं एल्केन और एल्कीन की प्रिपरेशन मेथड। एल्केन पूरा कवर कर चुके हैं दोस्तों। एल्कीन अपना चल रहा है जिसमें उसकी प्रिपरेशन मेथड, इजेड, आइसोमेरिज्म, सिन एंटी, ये सारे के सारे पॉइंट अपन डिस्कस कर चुके हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर चुके हैं। एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए एल्किल हैलाइड की जो E1 E2 E1 CB मैकेनिज्म है वो भी अपन डिस्कस कर चुके हैं। सैडजेव रूल डिस्कस कर चुके हैं। हाफमान प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाफमान रूल क्या है, ये सारे के सारे पॉइंट अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं इस डबल बॉन्ड की रिएक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले अपन यही डिस्कस करेंगे, फिर इसकी केमिकल रिएक्शंस पर आएंगे दोस्तों। तो बात यह है कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है। क्या कह रहा हूं? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में मोर रिएक्टिव होता है। अब मोर रिएक्टिव होने का कारण क्या है? तो मोर रिएक्टिव होने का कारण यह है दोस्तों कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब जनरेट होता है तो एक पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। और वो अपन जानते हैं कि जब कोलेटरल और पैरेलल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और वो पाई बॉन्ड वीक होता है कंपेयर देन सिग्मा बॉन्ड के। कारण क्या है? उस पाई बॉन्ड की जो एनर्जी होती है दोस्तों, ब्रेकिंग एनर्जी, जिसको तोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, वो अप्रोक्स 64 किलो कैलोरी पर मोल होती है। अगर मैं यही बात सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में करूं दोस्तों, तो उसके लिए 80 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। किसको तोड़ने के लिए? सिग्मा बॉन्ड को। तो जाहिर सी बात है ये जो पाई बॉन्ड है वो वीकर हो गया इस सिग्मा बॉन्ड के, तो जाहिर सी बात है उसकी रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी, वो इजीली रिएक्ट करेगा, ब्रेक होगा और इजीली रिएक्ट करेगा। दूसरा कारण क्या है दोस्तों? दूसरा कारण दोस्तों इसका बॉन्ड एंगल है, जो कि बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एक्सप्लेन करती है। कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्डेड होता है कंपाउंड, जैसे एल्केन मान लो, तो एल्केन के अंदर sp3 कार्बन होता है और वहां उस कार्बन का जो बॉन्ड एंगल है, कार्बन जो भी बॉन्ड जुड़े हुए होंगे, टेट्राहेड्रली जो कार्बन है उसका अप्रोक्स 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। तो जाहिर सी बात है उनकी जो वैलेंसीज हैं वो मोर स्टेबल होती है। लेकिन जैसे जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आते हैं तो वैलेंसीज कम होती है, क्योंकि जब sp3 कार्बन होता है तो वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंसी यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया दोस्तों। तो जाहिर सी बात है यहां ये स्टेरिकली कम स्टेबल हो गया। क्या कह रहा हूं? स्टेरिकली ये कम स्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि यहां इस पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से और इसकी बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई दोस्तों। तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करें? इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने यहां लिख भी दिया है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड स्ट्रेन जनरेटेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी इस पाई बॉन्ड की वजह से इस कार्बन और कार्बन के बीच में थोड़ी स्ट्रेन जनरेट हो गई। उस स्ट्रेन की वजह से ये कंपाउंड, ये पाई बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है दोस्तों। अब ये कह रहा है कि इस स्ट्रेन को कम करने के लिए, टू रिलीज दिस स्ट्रेन, पाई बॉन्ड इज ब्रेक एंड गिव एडिशन रिएक्शन। जब पाई बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो एक एडिशन रिएक्शन का ये एडिशन रिएक्शन ये देता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए दोस्तों, मैं इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करूंगा, जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड की डिस्टेंस बढ़ेगी, स्ट्रेन कम हो जाएगा। ये पहले स्ट्रेन था, अब ये क्या हुआ? जैसे ये X ऐड हुआ, एडिशन रिएक्शन दे रहा है ये, तो ये एडिशन रिएक्शन से ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जनरेट हो गया। यहां इसकी स्ट्रेन दोस्तों क्या हो गई? कम हो गई, यानी स्ट्रेन लेस कंपाउंड ये बनेगा। तो ये और देखे दोस्तों, इसमें ये बात समझ में आ गई होगी। एक और रीजन देखे दोस्तों, यहां कार्बन कार्बन की देखो दोस्तों, कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 1.34 एंगस्ट्रॉम, जबकि यहां इस कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी? 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी। तो जाहिर सी बात है ये लेस रिएक्टिव है कंपेयर देन दिस। इसीलिए कहा जाता है कि एल्कीन की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है कंपेयर देन एल्कीन। अब अपन जो भी रिएक्शंस है एल्कीन की, उन सभी रिएक्शंस को मैं एक साथ एक ही बार में यहां समझा रहा हूं दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। जो एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस है उनको मैं तीन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देता हूं। एक, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन, जितनी भी एडिशन रिएक्शन होंगी वो डिस्कस करेंगे।
दूसरी डिस्कस करेंगे दोस्तों, अच्छा इसमें भी दोस्तों अपन दो रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में डिस्कस करेंगे और एक अपन डिस्कस करेंगे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है दोस्तों, कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और सेकंड अपन कौन से पढ़ेंगे? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के बारे में। दूसरे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में दोस्तों अपन तीन पढ़ रहे हैं, एक ओजोनोलाइसिस, दूसरा बेयर रिएजेंट्स की प्रेजेंस में, और तीसरी केमोनोफोर इन एसिडिक मीडियम, या मैं कह दूं K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम में, और एक और ले लेते दोस्तों HiO4। अब देखो HiO4 को अपन दोस्तों पर आयोडिक एसिड कहते हैं दोस्तों, पर आयोडिक एसिड। इसके बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा दोस्तों। जब आपको नोमेनक्लेचर यानी इसके नेम को याद करना होता है ना, तो उसको नेम को कैसे याद करें, जितने भी ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस हैं उनका नाम कैसे याद करें, इसकी मैं एक ट्रिक बताऊंगा दोस्तों, बहुत ही सीधी और सिंपल तरीके की। ठीक है, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए sp3 कार्बन पर करवाएंगे। ये जो सब्स्टिट्यूशन होगी दोस्तों वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगी, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी दोस्तों। और लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे पॉलीमेराइजेशन। ये अपन पॉइंट डिस्कस करेंगे इस एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस के अंदर। यहां जितनी भी एडिशन रिएक्शन है वो मैं अभी लिखता हूं। ओजोनोलाइसिस अपन जो करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे, इन ऑक्सीडेशन से क्या क्या बनेगा ये भी मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो ये एक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन है जिसका मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों एल्कीन की मैं सबसे पहले एडिशन रिएक्शंस बता देता हूं। समझिएगा दोस्तों, सारी की सारी रिएक्शन एक साथ लिख रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले एडिशन ऑफ HX, हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ एल्कीन। हेलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है दोस्तों इससे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ HX में आपको रिएक्टिविटी पूछी जा सकती है, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा HI, फिर HBr, फिर HCl, और सबसे कम रिएक्टिव होता है HF, क्योंकि यहाँ HI मोर रिएक्टिव होता है और इजीली H प्लस और I माइनस दे देता है, और इजीली यहाँ एल्कीन पर इनका एडिशन हो जाता है। ये जो एडिशन देखेंगे दोस्तों, ये मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव दोनों टॉपिक डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मार्कोनिकोव रूल और एंटी मार्कोनिकोव रूल दोनों से देखेंगे। एंटी मार्कोनिकोव ध्यान रखना दोस्तों, जब एल्कीन हो और एल्कीन में HBr के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड रिएक्शन करवाई जाए तो उस केस में यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल के थ्रू अपन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी रिएक्शन देखिए दोस्तों, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्कीन, या इसको मैं लिख दूं डाइल्यूट H2SO4। ठीक है दोस्तों, इससे अपने पास मिलेगा दोस्तों अल्कोहल। क्या मिलेगा? अल्कोहल। और यहां मार्कोनिकोव प्रोडक्ट आपको मिलेगा दोस्तों। दोस्तों एक ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकोव जनरली एल्कीन के अंदर HBr विद पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ही आपको मिलेगा दोस्तों। फिर अपन बात करें दोस्तों एडिशन ऑफ H2, H2 का एडिशन होगा और ये विसिनल डाइहैलाइड का फॉर्मेशन करेगा दोस्तों। कुछ इस तरह से दो एडजेसेंट कार्बन एटम पर अगर हैलोजन जुड़ी हुई हो तो वो विसिनल डाइहैलाइड कहलाता है। आगे चले दोस्तों, HOX हाइपोहैलस एसिड, हाइपोहैलस एसिड। अब देखो दोस्तों, हाइपोहैलस में आपको मिल सकता है HOI, HOCl और HOBr दोस्तों। अब ये मिल जाए, या हो सकता है कि आपको H2O के साथ में H2 मिल जाए। ये दोनों ही करेक्ट है दोस्तों। ये दोनों कैसे भी दे सकते हैं, HOX के रूप में दे दें या H2O विद H2 के रूप में दे दें। ये हो गया हाइपो
हेलस, हेलस का मतलब हेलोजन है दोस्तों, हाइपो आयोडस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड और हाइपोब्रोमस एसिड। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसका नाम रख लेंगे। और यहाँ ये H OH और X माइनस दोनों जुड़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा हूं, OH और X माइनस दोनों जुड़ेंगे और ये दोनों जुड़ करके एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे दोस्तों, जिसको क्लोरोहाइड्रीन कहा जाएगा। क्लोरोहाइड्रीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रिएक्शंस में वन बाय वन डिस्कस करूंगा। एक बार सारी रिएक्शन है वो सारी मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें B2S6 या BH3 के प्रेजेंस में हाइड्रोबोरेशन होगा और NaOH विद पेरोक्साइड ऑक्सीडेशन होगा। और यहां भी दोस्तों आपको एल्कीन से अल्कोहल बन जाएगा। आगे चलें दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। मर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, यानी मरकरी वाला, मरकरी का एड होना मर्क्यूरेशन और मरकरी का रिमूव हो जाना डीमर्क्यूरेशन। ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन है दोस्तों, इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि ये मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ में रिएक्ट करता है विद THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन और एक्वस वाटर की प्रेजेंस में या एक्वस की प्रेजेंस में। और जो डीमर्क्यूरेशन होता है दोस्तों, वो हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्रेट की प्रेजेंस में। यहां से भी आपको क्या मिलेगा दोस्तों, अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ रिएक्शन है दोस्तों जो कि एल्कीन की है, जो कि एडिशन रिएक्शन है, HF का एडिशन, H2O का एडिशन एसिडिक मीडियम में, H2 का एडिशन, HOX का एडिशन, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये तो है दोस्तों एल्कीन की एडिशन रिएक्शन। अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करूं तो ऑक्सीडेशन में अपन कौन कौन से रिएक्शन डिस्कस करेंगे, ये मैं ऑक्सीडेशन वाला जो चार्ट होगा वो इसको कंप्लीट करवाने के बाद में मैं राइट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं HX का एडिशन। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें एल्कीन पर, एडिशन ऑफ HX। एडिशन ऑफ HX दोस्तों, यहां जो एडिशन रिएक्शन हो रही है वो हो रही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोस्तों छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि कई बार रिएक्शंस में उसके मैकेनिज्म का नाम भी पूछ लिया जाता है। आप लास्ट ईयर का पेपर देखेंगे तो उस पेपर में आपको कम से कम एक क्वेश्चन मैकेनिज्म की नेम पे बेस मिलेगा दोस्तों। तो अपने को तो एक एक क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करना है, ताकि अपने छोटे छोटे क्वेश्चंस राइट होते जाए और अपनी मार्किंग या स्कोरिंग बढ़ती जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, दोस्तों चैनल को शेयर करना जरूर ना भूलें दोस्तों। आपको शेयर करना है, जितने भी बच्चों के पास में, जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल में शेयर कर सकूं उनको शेयर कीजिएगा जरूर। जरूर इस चैनल के बारे में उनको रिकमेंड कीजिएगा। यहाँ आपको बिल्कुल सही तरीके से कंफर्म आपको कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि मैं बिल्कुल बिल्कुल आपके कंप्लीट कोर्स करवा करके आपको ये प्रूफ कर सकूं कि मैं यहाँ आपको कंप्लीट कोर्स कराऊंगा और वो भी टाइम पर अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा। और यहाँ इस केमिस्ट्री से आपको बहुत फायदा हो दोस्तों, ये मेरी कामना रहेगी, ये मेरी इच्छा रहेगी आपके लिए, मैं इसको पूरा कवर करने की। अब देखिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक क्या है, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं। तो दोस्तों आपने रिएजेंट का नाम सुना होगा जो ड्यूरिंग द रिएक्शंस यूज होते हैं। यह रिएजेंट या मैं कह दूं अटैकिंग स्पीसीज दो तरह की होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक या इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा होता है दोस्तों न्यूक्लियोफाइल। एक इलेक्ट्रोफाइल है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो यह इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रो से और फाइल से बड़ा दोस्तों। इलेक्ट्रो और फाइल है फिलिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन और फिलिक का मतलब होता है लव, यानी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होती हैं
वो क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है दोस्तों। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इन इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज पे दोस्तों चार्ज कौन सा जाता है? पॉजिटिव। या मैं कह दूं, जैसे मैं एग्जांपल लूं दोस्तों X+, इसमें आप Br+ भी ले सकते हैं, Cl+ भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको और भी स्पीसीज मिल जाए, जैसे मैं आपको लिख रहा हूं दोस्तों H+, H3O+, ठीक है दोस्तों, और NO2+, R+, ये सारी की सारी जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है। इसके अलावा या मैं कह दूं पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज किसकी तरह वर्क करेगी? इलेक्ट्रोफाइल की तरह। इसके अलावा BF3, ZnCl2, AlCl3 और FeCl3 ये कई रिएक्शन में यूज करेंगे दोस्तों। फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का मेन कैटलिस्ट है ये AlCl3, ध्यान रखना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन के जो वैलेंस शेल है उसमें ऑक्टेट अनकंप्लीट होता है दोस्तों। तो इन स्पीसीज को आपने ऑक्टेट रूल में पढ़ा होगा दोस्तों। इसको इन स्पीसीज को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज किसकी तरह काम करती है? इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस और फिलिक, यानी न्यूक्लियस, न्यूक्लियो प्लस फिलिक, जो न्यूक्लियस से और फिलिक का मतलब लव करे। कहने का मतलब ये होगा दोस्तों, न्यूक्लियस लिविंग न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज क्या कहलाती है दोस्तों? न्यूक्लियोफाइल। एक जिन पर नेगेटिव चार्ज हो और एक जिन पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जैसे OH-, OR-, NH2-, ऐसे ही CN-, ऐसे ही I-, Br-। तो जिन पे भी नेगेटिव चार्ज होगा दोस्तों, वो सारी सारी किसकी तरह काम करेगी? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ऐसे ही अगर किसी पर लोन पेयर प्रेजेंट हो दोस्तों, तो वो भी किसकी तरह काम करते हैं? न्यूक्लियस की तरह, क्योंकि यहाँ ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है दोस्तों। किसकी तरह होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। तो ये दो तरह के रिएजेंट अपन यूज करते हैं। यहाँ अपन यूज कर रहे हैं दोस्तों इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा दोस्तों, यहाँ अपन मार्कोनिकोव से भी देखेंगे और एंटी मार्कोनिकोव रूल से भी देखेंगे। मार्कोनिकोव एंड एंटी मार्कोनिकोव, इन दोनों रूल्स को अपन यूज करते हुए एडिशन करवाएंगे। देखिए दोस्तों कैसे होगी। सिंपल सी बात कर दो, इसकी भी ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए अप्लाई होगा, ये भी ध्यान रखना। एक सिंपल सी एल्कीन ले रहा हूं दोस्तों, ये RCH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल ले लिया, H+ ले लिया। अब देखिए, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा हो, जो कि एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, इसमें अपन ने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रोफाइल किसी कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड वाली स्पीशीज पर अटैक करता है, तो H+ उस डायरेक्शन में अटैक करता है जिस डायरेक्शन में पाई बॉन्ड शिफ्ट होता है। इसीलिए इसको आपने नाम दिया था दोस्तों पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। याद आया कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो कि रिएजेंट की प्रेजेंस में वर्क करता है, और जैसे ही रिएजेंट हटा दोगे ये अपनी इनिशियल स्टेट में चला जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट भी कहलाता है दोस्तों। होता है क्या, जैसे ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस होता, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता और यहाँ इस नेगेटिव, और इस नेगेटिव से ये H जुड़ता और ये बनाता दोस्तों एक कार्बोकैटायन। यहां तक बात समझ में? अब दोस्तों कार्बोकैटायन बन गया, तो हो सकता है कि कार्बोकैटायन लेस स्टेबल हो, और वो लेस स्टेबल ड्यू टू हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट या रिंग एक्सपेंशन स्टेबल होने की कोशिश करें, यानी अब इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? रीअरेंजमेंट, एक लेस स्टेबल कार्बोकैटायन एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो, और अब ये जो न्यूक्लियोफाइल बचा X- वो जुड़ेगा दोस्तों, और ये एक नया कंपाउंड बना लेगा, हेलो एल्केन। इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि जो स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में से जो स्पीशीज पहले ऐड होती है, उसी की बेसिस पे मैं इसका नाम दे दूं कि एडिशन तो होगा दोनों का, लेकिन पहले एडिशन कौन सा हो रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
अब बात आती है कि सर पहले H प्लस या इलेक्ट्रोफाइल ऐड क्यों हुआ, न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं ऐड हुआ। तो दोस्तों यहाँ देखिए इन दोनों कार्बन में से किस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये देख लो दोस्तों, आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए तो इस कार्बन के पास में देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, यानी इस कार्बन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो मोर स्टेबल हो गया। अब यहां इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो ये पहले जो प्लस और माइनस है उन दोनों में से पहले इससे अटैच होगा। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नेगेटिव से तो नहीं जुड़ेगा, तो नेगेटिव पहले किससे जुड़ेगा, H प्लस से। इसीलिए ये पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं और फिर उसी के बेसिस पर इनका नाम पड़ता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दोनों ऐड होते हैं नो डाउट, लेकिन पहले जो ऐड हो रहा है वो डिसाइड कर रहा है उसका नाम रिएक्शन मैकेनिज्म का, इसका रिएक्शन मैकेनिज्म का, यानी ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दे रहा है। क्यों दे रहा है, इस कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट होने की वजह से। बात समझ में। और फिर बाद में क्या जुड़ रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और ये बन गया एक हेलो एल्केन। अब दोस्तों ये जो पाई बॉन्ड इधर डिस्प्लेस हो रहा है और ये फिर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैच हो रहा है इस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पर जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा हो। इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया, मार्कोनिकॉफ, और उसी के नाम पे पड़ गया मार्कोनिकॉफ रूल। अब क्या है मार्कोनिकॉफ रूल, उसका मैं डिटेल से डिस्कस कर लेता हूं दोस्तों, एक बार इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मार्कोनिकॉफ रूल की। मार्कोनिकॉफ रूल एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर अप्लाई होता है दोस्तों, किस पर, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर। इसमें क्या है, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होगा या जो प्रोटॉन होगा वो उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा दोस्तों, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा जहां पर मोर हाइड्रोजन एटम ऑलरेडी प्रेजेंट हो। क्या कह रहा हूं दोस्तों, समझिएगा, ये मैंने कोई एल्कीन ले और ये एल्कीन पर मैंने कोई इलेक्ट्रोफाइल या H प्लस या प्रोटॉन मैंने एडिशन करवाना है। तो इन्होंने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, ये दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है और अटैच वहां होगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है। अब जाहिर सी बात है ये H प्लस इसमें तब जुड़ेगा दोस्तों जब इस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। क्या कहता है मार्कोनिकॉफ रूल, देखिए दोस्तों ये कह रहा है, इसको देख के लिखना है दोस्तों, इसी को देख के समझना है, आपको रटने की भी जरूरत नहीं है। ये कह रहा है इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन आर अटैच्ड at those double bonded carbon atoms at which more number of hydrogen atoms are present। जहां एक से ज्यादा मोर नंबर, जहां ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी ये इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ेगा। बात समझ में आई दोस्तों, इस तरह से जैसे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और वो कार्बोकैटायन रीअरेंज्ड या रीअरेंजमेंट की टेंडेंसी भी शो करेगा, वो लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की ओर मूव करेगा। इसी को मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें दोस्तों, मैंने ले ली प्रोपीन और प्रोपीन पे मैंने HCl का एडिशन करवाया, तो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस है और न्यूक्लियोफाइल Cl माइनस। दोनों में से पहले अटैच कौन होगा या अटैच या एडिशन कौन होगा, इसका एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा और इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होगी और फिर ये कार्बन बनेगा और इस कार्बन से ये Cl जुड़ जाएगा। यानी इस तरह से ये 2-क्लोरोप्रोपेन का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, आइसोब्यूटाइलिन कह दो या 2-मिथाइल-1-प्रोपीन कह दो। यहां मैंने HCl का एडिशन करवाया तो पाई बॉन्ड उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है ताकि इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाए और ये Cl इससे अपोजिट जुड़ जाए। ये लीजिए,
ये बन गया टर्सिब्यूटाइल क्लोराइड या 2-chloro-2-methyl प्रोपेन। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, मैंने ले लिया ये एल्कीन, ये लीजिए, और इस एल्कीन पर मैंने HCl का एडिशन करवाया। आप वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर सोचिएगा दोस्तों, ये वही कंसेप्ट है जो अपन ने कल भी डिस्कस किया था, याद करो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा इसमें, ये पाई बॉन्ड डिस्प्लेस हुआ, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और ये बन गया एक कार्बोकैटायन जो कि एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब देखिए दोस्तों, ये जो कार्बन है इसके पास वाला वो 3 डिग्री कार्बन है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट होगी, क्या कह सकता हूं, हाइड्राइड शिफ्ट कह दूं क्या, और ये कुछ इस तरह से एक 3 डिग्री जो कि एक मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है उसका फॉर्मेशन हो गया। अब यहां से बचा हुआ जो न्यूक्लियोफाइल है उसको एडिशन करवा दीजिए दोस्तों, तो इस तरह से ये मेजर कंपाउंड ये बना देता है। तो अब ये ध्यान रखना दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस में जल्दबाजी मत करना, ऐसे क्वेश्चन में आपको पहला ही ऑप्शन यहां Cl लगा हुआ भी मिलेगा दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिकोव रूल की, उसमें किस तरह से HX का एडिशन होता है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं एंटी मार्कोनिकोव रूल की, मार्कोनिकोव रूल, ये मार्कोनिकोव के जस्ट अपोजिट है, ये बात समझते हैं, अपोजिट ऑफ मार्कोनिकोव रूल, सिंपल सी बात है, अब इसका नाम एंटी मार्कोनिकोव है। इसमें फ्री रेडिकल, ये चीज ध्यान रखिए, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके मैकेनिज्म आपको एक पर्टिकुलर मेरा एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको बहुत जल्द इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा, या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के वहां मिल जाएगा दोस्तों। एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ये HBr विद पर ऑक्साइड ही पर होगा दोस्तों, क्या कह रहा हूं, ये HBr के साथ में जब पर ऑक्साइड होगा तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। देखिए कैसे, अभी तो मैं अपने जनरल तरीके से बता रहा हूं दोस्तों, यहां ये जो HBr का प्रोटॉन है ये उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या हो दोस्तों, मिनिमम हो। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोफाइल और प्रोटॉन इज अटैच्ड at those double bonded carbon atom, at those double bonded carbon atom where number of hydrogen atoms are minimum, बहुत कम हो, वहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल या H+ जुड़ेगा। तो अब इन दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम पे यहां कम है तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहां जुड़ेगा, और यहां जुड़ने के लिए दोस्तों ये पाई बॉन्ड में जस्ट एंड मार्कोनिकोव के अपोजिट उठा देता हूं। मैकेनिज्म फ्री रेडिकल होगी, इसकी मैकेनिज्म के लिए मैंने बता चुका हूं दोस्तों, आप देख लीजिएगा वीडियोस, वो आपको मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ये H+ यहां जुड़ गया और ये स्टेबल कार्बन है ओ, ये कार्बन का फॉर्मेशन कर देगा। अब यहां क्या जुड़ेगा दोस्तों, Br- जुड़ जाएगा और ये कुछ इस तरह से 1 ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा, 1 ब्रोमो एल्केन का फॉर्मेशन कर देगा। अब मैं मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव दोनों के एक साथ लिख रहा हूं दोस्तों, ये मैंने कोई एल्कीन ले ली, इस एल्कीन पर मैंने HCl का भी एडिशन करवाया, HI का भी एडिशन करवाया, HBr का भी एडिशन करवाया और HBr विद पेरोक्साइड भी एडिशन करवाया। सभी की मैकेनिज्म यहां सेम होगी, केवल इसको छोड़कर के यहां ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन देगा, तो यहां बनेगा दोस्तों RCHCl 2-chloroalkane, यहां पे भी यही बनेगा, आयोडीन सेकंड कार्बन 2 डिग्री कार्बन जुड़ेगा, यहां पे भी Br 2 डिग्री कार्बन से ही जुड़ेगा। ये सारे के सारे मार्कोनिकोव प्रोडक्ट है दोस्तों, कौन से, मार्कोनिकोव प्रोडक्ट। यहां मैं बात कर तो यहां
ये एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट देखा दोस्तों, 1 ब्रोमो एल्केन। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी तरह समझ में आएगी दोस्तों। दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों ध्यान रखना, हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों की हेल्प करनी है। इसके लिए वीडियो को शेयर कीजिए, उनको रिकमेंड कीजिए। यहाँ आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी केमिस्ट्री मिलेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों।